हेलो नमस्कार, मैंने कक्षा 12 सिलेबस में डे 54 में है और चैप्टर अपना पूरा हो चुका है। चैप्टर संख्या 5 इलेक्ट्रिक करंट जो चल रहा था, चैप्टर संख्या 5 वो पूरा हो चुका है पिछली 8 क्लासों में। और आज इसके पार्ट 9 में जिसमें हम इसके कुछ, वैसे तो हमने इसके न्यूमेरिकल्स कर लिए, अब कुछ इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो हम और जितने भी हो पाएंगे आज 2-4 न्यूमेरिकल और करके देखते हैं जो पूरे चैप्टर से सभी टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल्स होंगे। उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस आप खुद करना, फिर इसके बाद में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। कल की क्लास में हम प्रॉब्लम क्लास लेंगे चैप्टर संख्या 2 की, ठीक है। तो अभी भी आज भी जो ये वीडियो देखते हैं तो वो चैप्टर संख्या 2 में जो भी प्रॉब्लम है, वैसे काफी बच्चों ने भेजी थी वो मैंने नोट कर ली है, और बाकी जो भी प्रॉब्लम हो वो आप आज ही चैप्टर संख्या 2 के वीडियो में ही डालें। केवल चैप्टर संख्या 2 में जितने भी 10-11 जितने भी वीडियोज हैं उनसे संबंधित जो टॉपिक्स के वीडियो बने थे उन्हीं के अंदर ही मेंशन करें, उन्हीं में से देखा जाएगा। क्योंकि वीडियोज बहुत ज्यादा है, 54 पे चल रहे हैं, इतनों को नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो चैप्टर संख्या 5 की वीडियो चल रही है। उससे पहले 4 की हो गई, 3 की हो गई, तो अपने 2 की प्रॉब्लम है तो वो 2 की वीडियो में डालें, आप किसी भी क्लास में डाल लेते हैं। अभी अपने से कुछ क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल्स। पहले न्यूमेरिकल अपने पास ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो जब स्विच S खुला हो और जब स्विच S बंद हो। अपने पास डायग्राम दे रखा है, S खुला है और बंद है, इसका मतलब क्या है, S वहां स्विच लगा हुआ है, खुला है तो उसमें से करंट नहीं जा रहा है और बंद है तो उसमें से करंट जा रहा है। तो क्या होगा, देखो दो स्थितियां, पहली स्थिति लेते हैं अपने जब S खुला है, S का मतलब स्विच है, स्विच खुला है। तो अपने पास डायग्राम दोबारा बना देता हूं, इधर ये कंडीशन है, इस तरह से हमें दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोधों का संयोजन हम पढ़ चुके हैं पहले श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की। श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, समांतर क्रम में 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो ये तो 10th क्लास में आ जाती है बहुत ज्यादा डिटेल, फिर भी हमने सारे कर लिए हैं। तो इनसे संबंधित न्यूमेरिकल ये न्यूमेरिकल आ चुका है, कौन से ईयर में आया था ये मुझे नहीं पता, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आया था ये राजस्थान बोर्ड में। अब देखो खुला है, इसका मतलब क्या है कि करंट जो है वो यहां से आएगा तो इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ये अगर हम इसको नहीं देखें और या ऐसे कह दें तो भी इसका मतलब यही है, ठीक है। यानी ये जो वायर आ रही है बीच में, जब ये बीच में क्रॉस हो गया करंट ही नहीं जाएगा, तो यानी ये बीच का जो रिलेशन है ये वायर का कनेक्शन काम में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इस वायर को, यानी ये जो लाइन यहाँ दी गई है इसको देखना नहीं है, यानी ये कोई काम नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक साथ आगे से आगे जुड़े हुए, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम हो गया। इसी तरह ये भी क्या हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। तो इससे परिणामी प्रतिरोध 10 ओम और 10 ओम क्या हो गया, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या हो जाएगा, S = क्या होता है, S1 प्लस S2, 10 ओम प्लस 10 ओम कितना हो गया, 20 ओम हो गया। वो इसी का आएगा, तो इसको भी सोल्व करने की अलग से जरूरत नहीं है कि वो रिजल्ट ऊपर है वो रिजल्ट नीचे आएगा। अब क्या हुआ, इसका परिणामी मतलब क्या, उनको हटा के 1 लगाते, तो इन दोनों की जगह जब 1 लगाएंगे तो 20 ओम हो गया, इन दोनों की जगह 1 लगाएंगे तो भी 20 ओम हो गया। अब वो दोनों 20 ओम और 20 ओम ऊपर वाले इनका देखेंगे तो इनके कनेक्शन दोनों के एक पॉइंट पे हो रहे हैं। इसका मतलब ये कौन से हो गए, एक तरफ जुड़े हो, तो ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। तो फिर समांतर क्रम संयोजन का फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर दिक्कत रहे समझने में, डायरेक्ट नहीं पता चल रहा किसी को, तो आप इसका डायग्राम दोबारा बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन हम इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं, संधारित्र में ज्यादा किए थे हमने, तो नया डायग्राम बनाएंगे। तो इन दोनों को सोल्व कर लिया, ऊपर वाले का उत्तर कितना आया, 20 ओम, तो 2 को हटा के 1 लगा दिया। नीचे वाला को भी सोल्व कर लिया, इसका उत्तर भी कितना आया, 20 ओम, और ये बिंदु B और ये बिंदु A। अब क्या करना है, अब दोनों दिखाई दे रहे हैं, कौन से क्रम में, इधर के एक पॉइंट पे जुड़ रहे हैं, इधर के एक पॉइंट पे जुड़ रहे हैं, तो समांतर क्रम है। आगे लाइन टू लाइन आगे से आगे जुड़े हो चेन की तरह, तो क्या होता है, वो श्रेणी क्रम होता है। अभी समांतर क्रम में तो परिणामी मान क्या आएगा, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2
तो वैल्यू क्या आ गई 1/20 प्लस 1/20 बराबर कितना आ गया 2/20 और बराबर कितना आ गया 1/10। रिवर्स कर दें तो R इज इक्वल टू कितना आ गया 10 ओम आ गया। तो ये हो गया इसका रिजल्ट। कब दो स्थितियां इसके अंदर हमने पहली स्थिति ली है, पहली स्थिति क्या है जब स्विच S जो है वो खुला हो। अब दूसरी स्थिति है वो जब स्विच S बंद हो। अगर इसको बंद कर देंगे हम तो क्या कंडीशन आएगी वो फिर हम देखेंगे इसके अंदर। बंद करेंगे तो क्या होगा करंट इसमें से प्रवाहित होगा। इसका मतलब ये जो दोनों प्रतिरोध है पहले इनका संबंध इसी स्थिति में तो नहीं है, लेकिन अगर हम इनको जोड़ देंगे यानी हमने इसको जोड़ दिया है कनेक्शन कर दिए हैं तो करंट इसमें प्रवाहित होगा। तो ये दोनों जो है आपस में इनका संबंध हो गया कौन सा क्रम में आ गए ये समांतर क्रम में। ये दोनों भी आपस में कौन से क्रम में आ गए समांतर क्रम में। ठीक है तो इनका अलग सॉल्यूशन होगा समांतर क्रम का, इनका अलग सॉल्यूशन होगा। फिर दोनों देखेंगे इसका परिणामी एक आ गया इसका परिणामी एक आ गया। अब दोनों कौन से आगे एक से दूसरे से आगे जुड़ा हुआ है इसलिए कौन सा क्रम हो गया वो श्रेणी क्रम हो गया। फिर यानी ये केस स्विच लगाते ही और हटाते ही पूरी स्थिति चेंज हो जाएगी। जब स्विच हटा हुआ था तो ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, डायरेक्ट ये सोल्व होंगे ये सोल्व होंगे, फिर बाद में रिजल्ट चेंज होंगे इनमें से एक में। और जब इसको जोड़ दिया बीच में स्विच लगा दिया है यानी स्विच बंद हो तो क्या होगा अब पहले ये सोल्व होंगे अलग से, यानी अब इसका डायरेक्ट से रिलेशन नहीं है, बीच में वायर कनेक्ट है तो ये दोनों पहले दिखाई दे रहे हैं कि इन दोनों का एक तरफ के सिरे एक तरफ जुड़े हुए हैं दूसरी तरफ के भी एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों समांतर क्रम में आगे इनको हल करेंगे, फिर ये दोनों समांतर क्रम में आगे इनको हल करेंगे और फिर परिणामी मान निकालेंगे। तो अब इसको देखते हैं दूसरा पार्ट इसका कि जब स्विच जो है वो बंद हो। अब स्विच बंद है तो पहले ये देखेंगे 10 ओम और 10 ओम इसको मान लेते हैं R1 मान लो, चाहे तो इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो और इसको R4 मान लो। चाहो तो लिख दो वरना डायरेक्ट ऐसे भी जान सकते हो। तो क्या दिखाई दे रहा है R1 व R2 कौन से क्रम में है समांतर क्रम में है। तो इनका रिजल्ट निकालो, मान लो R आ गया तो 1/R आएगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10 इज इक्वल टू 1/5। देन R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 ओम। तो अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, दिखाई दे रहा वही स्थिति यहाँ, इसलिए इसके अंदर भी रिजल्ट क्या आएंगे सेम ही आएंगे एज इट इज वो तो वही रिजल्ट आएगा। अब आप इसको सोल्व करें दोबारा तो देखें कि अब जो 5 ओम और जो 5 ओम आया है उसका रिजल्ट क्या आएगा। दोनों कौन से क्रम में आ जाएंगे दोनों आ जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो जुड़ जाएंगे 5 ओम प्लस 5 ओम बराबर 10 ओम आ जाएगा। और इसको देखें तो इसका मतलब क्या हुआ ये इन दोनों का जो रिजल्ट है वो 5 ओम आया, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या गया 5 ओम। बिंदु बी वही है बिंदु ए यही है। अगर दिक्कत आए तो डायग्राम बना लो वरना जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर में आएगा 1+1। पहले जो प्रोसेस की वो पूरी 1 नंबर की थी, अब कर रहे हैं वो भी पूरी 1 नंबर की है, इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं जाना है। अपने को इजी वे में आप इसको बता सकते हो, शॉर्ट में बिना डायग्राम भी बता सकते हो कि अब जो 5 ओम और 5 ओम है वो दोनों श्रेणी क्रम में है। अतः परिणामी मान क्या आएगा R इज डैश इज इक्वल टू परिणामी प्रतिरोध 5 ओम प्लस 5 ओम बराबर क्या आ जाएगा 10 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रकाश एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो बल्ब द्वारा वेद शक्ति का मान ज्ञात करो। अब शक्ति की जो अपने पास परिभाषा हमने कल की क्लास में पढ़ी थी कि शक्ति कैसे निकालते हैं। P बराबर IR होता है, I की जगह क्या रखते हैं VI रखते हैं, ये V/R रखते हैं, VI रखते हैं इसे P बराबर VI और B बराबर IR रखते हैं तो इसे एक नई वैल्यू आ जाती है IR रखते हैं तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर, V इज इक्वल टू IR रखेंगे तो क्या आएगा I स्क्वायर R आ जाएगा। दूसरा I की जगह अगर V रखेंगे तो V स्क्वायर अपॉन R आएगा।
V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो P बराबर यहाँ I की जगह रखेंगे V अपॉन R, सारे वैल्यू लिख लेते हैं हम। अगर आपको डायरेक्ट पता है फॉर्मूला तो कोई भी यूज कर सकते हो, बाकी की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पहले देख लेते हैं इसको डिस्कस करके, उसके बाद ले लेंगे। वैसे यहाँ से देखें तो देखो हमें क्या दे रखा है, 220 वोल्ट यानी कि विभवांतर का मान दे रखे हैं, शक्ति का मान दे रखे हैं, और फिर ये कहा गया है कि इस बल्ब को जो सप्लाई है वो चेंज कर रहे हैं 110 वोल्ट से। अब 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया गया है, तो शक्ति याद करो। अब मान तो अपने पास एक ही हुआ, V का मान 110 वोल्ट, और वैल्यू देखें तो V का मान है तो I का मान भी चाहिए। अब I का मान कैसे निकले, यहाँ से I का मान नहीं निकल सकता, इसलिए हमें पहले देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू चाहिए, पहले वो निकालेंगे फिर वापस अप्लाई करेंगे। इसके लिए यहाँ V अपॉन R रखेंगे तो क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, तो क्या आ गया फॉर्मूला, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R ही आ गया। अब देखो दो स्थितियां हैं, पहली स्थिति में शक्ति दे रखी है, और विभव दे रखे हैं। दूसरी स्थिति में क्या दे रखे हैं, विभव परिवर्तित कर दिया। तो बल्ब तो वही है, यानी बल्ब की जो शक्ति है अभी भी 100 वाट का बल्ब है, बाद में भी वो 100 वाट के बल्ब है, उसको दूसरी जगह लगा दिया, यानी वोल्टेज जो आ रहा है, सप्लाई जो आ रही है अपने पास, वो सप्लाई कम आ रही है, उसको 110 वोल्ट से जोड़ दिया। पहले 220 वोल्ट था, तो पहले जो स्थिति थी उसका प्रतिरोध निकालते बल्ब का, बाद में वही बल्ब है तो प्रतिरोध वही काम आएगा और उसे शक्ति निकल जाएगी, V स्क्वायर अपॉन R रख देंगे। तो इसके अंदर अगर देखें तो यहां से V का मान जो ये हमें सोल्व करना है, ये हमें सोल्व करना है यहाँ से। तो V का जो मान है वो कितना है, 12 चाहिए हमें सोल्व करने के लिए, जो हम सोल्व करना चाहते हैं उसके लिए, और R का मान हमें नहीं पता, इसलिए आपको पहले एक नई कंडीशन दे दी, वहां से आप R का मान निकाल दो। तो आपको क्या दिया है अपने पास, क्या दिया है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट और W इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 100 वाट। तो वैल्यू रख दें यहाँ पे इसमें। अब अपने क्या चाहिए, इसको सोल्व करने के लिए R चाहिए, तो R निकाल लो। अब रिलेशन देखो ये काम आ रहा है, P दे दिया, R चाहिए तो R को इधर ले जाओ, P को इधर ले आओ। R इज इक्वल टू आ गया V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर कितना है, 220 गुणा 220 अपॉन 100, काट देते 2 0 2 0 कट गई, 22 का स्क्वायर कर दो 484 ओम हो गया, ये इसका मान ओम आ गया। अब ये तो आ गया प्रतिरोध बल्ब का। अब हमें बाद की स्थिति बतानी है, 110 वोल्ट से जोड़ने के बाद, जोड़ने पर शक्ति, तो वही P बराबर क्या आएगा, V स्क्वायर अपॉन R। V स्क्वायर 110 वोल्ट से जोड़ा है तो V का मान 110 है, वो रख देंगे 110 गुणा 110 अपॉन R का मान कौन सा रखना है, 484 रखना है। अब इसे सोल्व कर लो और जो आंसर आएगा वो इसकी शक्ति हो जाएगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8R प्रतिरोध का कोई तार वृत्ताकार मोड़ दिया जाए तो इसके व्यास के सिरों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध का मान क्या होगा। 8R प्रतिरोध का मान 8R है और तार है और उसको वृत्ताकार मोड़ दिया गया, वृत्ताकार मोड़ दिया गया, फिर उसका व्यास के सिरों पर, यानी उसके जो व्यास है उसको सिरे मान लें। जैसे ये मान लो तार की लंबाई कुछ भी हो सकती है, लंबाई दी भी जा सकती है, नहीं दी गई तो भी सोल्व कर सकते हैं इसको। तो ये इसका टोटल प्रतिरोध 8R है। अब इसको क्या कहा गया, इस तार में ऐसे मोड़ दिया तो टोटल प्रतिरोध तो भी वही तार है, वही 8R है इसका प्रतिरोध, लेकिन क्या कहा गया, अगर इसका व्यास देखें कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो ये इसका व्यास के सिरे हो गए, तो इन दो सिरों के मध्य में क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। अब इन सिरों के ऊपर देखें तो ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ आधा वर्ग बन गया, नीचे की तरफ आधा वर्ग बन गया, यानी आधी लंबाई ऊपर काम आ गई और आधी लंबाई नीचे काम आ गई। लंबाई आधी होगी तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, इसलिए लंबाई आधी होगी तो प्रतिरोध भी आधा होगा। तो ये कितना बचा, ऊपर का 4R और ये क्या बचा 4R। अब देखें तो ये इसके सिरे एक तरफ यहाँ जुड़े हैं, इसके सिरे एक तरफ यहाँ जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ प्रतिरोध जैसे बढ़ाया गया मोड़ा गया तभी वो प्रतिरोध है, नॉर्मल कह दिया तो भी अपने पास तार है तो कोई ना कोई प्रतिरोध उसका
होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो ये समांतर करण में हो गए, तो परिणामी मान क्या आया 1/r डैश, परिणामी मान तो 1/4r प्लस 1/4r कितना आ गया 2/4r, और ये 2 कैंसिल आउट हो गया 1/2r, रिवर्स कर दो तो r डैश इज इक्वल टू क्या आ गया 2r, तो इसका परिणामी मान आ गया। यानी अगर इस तार को वृत्ताकार मोड़कर इसके व्यास के अनुसार वैल्यू ली जाए तो इसका प्रतिरोध घटकर कितना हो जाएगा 2r घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु A और B के मध्य चलिए प्रतिरोध ज्ञात करो, डायग्राम में दे रखे हैं और बहुत सारे प्रतिरोध दे रखे हैं बिंदु A और B के बीच, और हमें क्या करना है इधर से सोल्व करते हुए नेक्स्ट डायग्राम हम दोबारा लिखते हैं और फिर देखते हैं। अपने पास ये स्थिति है कि ये तो बिंदु A है और ये बिंदु B है और ये प्रतिरोध है 3 ओम, यहां से इस तरह से बनाया गया है 3 ओम, और यहां से ये 6 ओम है, फिर इधर 3 ओम है, इससे एक ब्रांच और है वो यहाँ पहुंच रही है, एक ब्रांच और है, ऐसे कितनी भी बनाई जा सकती है वो यहाँ पहुंच रही है, यहाँ 3 ओम जोड़ दिया, या ये 6 ओम है, और फिर इसके बाद में ये भी 6 ओम है और यहाँ 3 ओम फिर जोड़ा गया है, और यहाँ फिर 3 ओम जोड़ा गया है। ये स्थिति ए और बी है। यहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें इधर से सारे सोल्व करने पड़ेंगे, तो इधर से हम एक किनारे से देखेंगे तो बहुत इजी वे में समझ में आता रहेगा, बात ज्यादा डिटेल लेने की जरूरत नहीं है, समझते रहेंगे शॉर्ट में लिखते रहेंगे। पहले सबसे पहले इधर से चले तो ये दोनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में, ये इसके आगे का अगला सिरा इससे जुड़ा है, तो ये कौन से क्रम में हो गए श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम हो गए, तो 3 और 3 का रिजल्ट कितना आया 6 ओम हो गया, यानी 3 ओम व 3 ओम कौन से क्रम है इनमें श्रेणी क्रम है। अच्छा टोटल कितना आ जाएगा 3 + 3 = 6। अब बार बार नया डायग्राम आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बाकी मैं इसमें बता रहा हूं आपको कि अब हमने इन दोनों को सोल्व कर लिया, उसका उत्तर क्या आया 6 ओम कर लिया, तो यही लगेगा इन दो बिंदुओं के बीच में यही लगेगा, तो यहाँ हमने नया लगा दिया, ये लगा दिया कौन सा जो सोल्व हो गया वो 6 ओम। अब देखो कि अब ये दोनों कौन से क्रम में आ गए श्रेणी क्रम में, इसका सिरा भी यहीं आ रहा है, इसका सिरा भी यहीं आ रहा है, एक जगह आ रहा है, इसके भी दोनों सिरे एक जगह आ रहे हैं, तो ये कौन से आ गए समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। अब ये इसके साथ समांतर क्रम में नहीं है क्योंकि इसके बीच में एक प्रतिरोध हो रहा है, तो इसके साथ ये नहीं कह सकते कि ये सारे 6 जो है सारे समांतर में है, क्योंकि बीच में ये आ रहा है, तो ये सोल्व हो जाएगा तब आगे वाले के साथ आएगा। अब क्या हुआ, अब ये दोनों जो है वो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में क्या होता है 1/r = 1/6 + 1/6 बराबर कितना हो गया 2/6 बराबर 1/3 बराबर कितना आ गया, रिवर्स करेंगे तो r = 3 ओम, यानी इन दोनों का रिजल्ट आएगा 3 ओम। अब डायग्राम में दोबारा बना देता हूं, यानी हमने सोल्व कर लिया यहां तक सोल्व हो गया, तो अब ये रिजल्ट आ गया इसकी जगह 3 ओम, तो अपने क्या लगा दें यहाँ, ये तो बिंदु A है और ये B है, B है और ये A है। अब देखो एक ब्रांच ये थी, ये जाएगी ये 3 ओम यहाँ, ये वो 3 ओम B के साथ बड़ा, ये 6 ओम है, ये दूसरी ब्रांच ये जा रही है, इसको भी ले जाते हैं, यहाँ 3 ओम लग रहा है, ये 6 ओम है, ये ब्रांच हो गई, दूसरी ब्रांच हो गई, तीसरी ब्रांच तक का रिजल्ट हमने निकाल लिया है और इसका रिजल्ट आया अपने पास 3 ओम, और ये यहां तक है और यहां एक 3 ओम और लग रहा है। अब देखो तो वापस स्थितियां रिपीट होती रहेगी, जो सबसे पहली स्थिति देखो 3 और 3 लगातार लग रहे हैं, जब हमने इसको सोल्व कर लिया तो इसका अगला सिरा देखो उस 3 ओम से जुड़ा हुआ है इससे, इसका मतलब ये दोनों कौन से क्रम में आ गए श्रेणी क्रम में आ गए, तो 3 + 3 कितने हो गए 6 हो गए, 6 हो गए। अब देखो 6 और 6 को हमने समांतर में जोड़ लिया तो रिजल्ट आ गया 3 ओम, ये ना, तो बार-बार चाहे मत सोल्व करो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि यहां से इन दोनों का जो रिजल्ट है वो कितना है 6,
और ये 6 और ये 6 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो 6 और 6 का रिजल्ट निकाला कितना आया? 3। तो यहाँ तक का जो रिजल्ट है वो फिर कितना आ गया? इतने का रिजल्ट आ गया वापिस 3 ओम। तो इतने को हटा दें, नया डायग्राम बना दें। ये 3 ओम, ये 3 ओम, और ये इस ब्रांच को अभी तक हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, ये 6 ओम, और इस 3 ओम को भी अभी तक हम नहीं लिए हैं, ये रहा 3 ओम, और यहां तक हम सोल्व कर चुके हैं। तो इसका रिजल्ट कितना आया? 3 ओम। तो ये लगा देते हैं 3 ओम। ये बिंदु ए है और बिंदु बी है। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। ये हम पूरा डिटेल से ले रहे हैं, इसलिए हमें इतना इसमें समय लग रहा है और इतना बारीकी से देख रहे हैं, वरना समझ में आ गया तो जो प्रोसेस पहली बार हुआ है वो प्रोसेस चलेगा बार बार। तो आप एक प्रोसेस को सोल्व करके आप तक लिख सकते हो, यही क्रम कंटिन्यू हल करने पर और डायरेक्ट रिजल्ट पे आप पहुंच सकते हो और रिजल्ट निकाल सकते हो। लास्ट की वैल्यू को भी सोल्व करके दिखा दें, क्योंकि बार बार में वही आ रहा है, जब जो 2 6 6 समांतर में आएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 3। और जब 3 3 आएंगे तो कौन से क्रम में बढ़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में। अब ये फिर आगे से आगे जुड़ा हुआ है तो फिर श्रेणी क्रम है, तो फिर 3 + 3 कितने हुए? 6 हो गए। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया? 6 ओम। तो अब इस 6 को फिर यहां से इतना हमने सोल्व कर लिया इस पार्ट को, तो इसको हटा दें और क्या लगा दें? यहाँ क्या लगा दें? 6 ओम का। वो इसके साथ कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। फिर वही 1/6 + 1/6 कितना आएगा? 1/2/6 = 1/3 क्या आएगा? 3 ओम। तो वही यहाँ क्या लगा देंगे? फिर इसके साथ कितने पार्ट को जब सोल्व कर देंगे तो क्या कितना आ जाएगा? यहाँ 3 ओम आ जाएगा। फिर डायग्राम चाहो तो फिर बना लो, वरना जरूरत तो नहीं है। 3 ओम, ये ए बी, और ये 3 ओम अभी तक इसको सोल्व नहीं किया है, तो ये 3 ओम, और इसकी जगह जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये लग गया 3 ओम का। अब ये और ये कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो कितना हो गया? 6 ओम हो गया, ठीक है। और यहाँ 3 ओम है, तो यहाँ कौन से क्रम में इसका रिजल्ट लेंगे? तो ये आ गया 3 और 3 का, तो 6 ओम, ठीक है। और ये जो 3 ओम है वो अभी तक अपने पास जैसे का वैसे ही है। ये पॉइंट यहाँ जुड़ेगा, बी बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया। अब ये कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं? एक तरफ से एक पॉइंट में, एक तरफ से एक पॉइंट में। ये कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/6 + 3। अब इसको आप सोल्व कर लो। एलसीएम कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 1 + 2 3/6 = 1/2। देन r = रिवर्स करेंगे तो 2 ओम। तो ये पूरा जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर दे रखा है इसका रिजल्ट आएगा 2 ओम। लेकिन अगर पहली ब्रांच समझ में आ गई है तो आगे की ब्रांच को रिपीट किया गया वो की वही है, और इतना करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ तक कर लो कि आप उसे माइंड में सोल्व कर लो कि 6 6 का 3 आएगा, 3 और 3 6 आएगा, फिर 6 और 6 फिर समांतर में आ जाएंगे, फिर 3 आएगा, फिर 3 और 3 श्रेणी में आएंगे, फिर 6 आएगा, फिर 6 और 6 समांतर में आएंगे, फिर 3 आएगा, और फिर 3 और 3 श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, 6 आ जाएगा। तो आप यदि एक बार हल करने वाले लिख सकते हो। उपरोक्त प्रक्रिया बार बार आगे दोहराना हो है, अतः अंतिम रिजल्ट में आप देख लोगे कि क्या पड़ रहा है, वो अंतिम डायग्राम बना के और उसे हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जोड़े गए हैं। इनका कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। यदि 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर ज्ञात करो। क्या करना है इसमें? सबसे पहले तो आपको कॉम्बिनेशन डायरेक्ट देगा, डायग्राम में दे रखा तो कॉम्बिनेशन डायरेक्ट लिखा जाएगा और भी इजी हो जाएगी। इनमें क्या थोड़ा सा आगे बढ़ गया। पहले तो अभी तक हम जो निकाल रहे थे केवल प्रतिरोधों का रिजल्ट निकाल रहे थे कि परिणामी प्रतिरोध का मान क्या है। अब हमें क्या करना है? अब परिणामी प्रतिरोध तो याद करना ही है, उसके साथ साथ हमें क्या करना है? विभवांतर पूछ लें, या समांतर में जोड़े जाएंगे तो धारा पूछ लेंगे। अब हमें क्या करना है? ओम का नियम और उसके अंदर अप्लाई करना है। अब उसमें वही बात है जिसका हमने सबसे ज्यादा जिक्र किया है, वही बात इसके अंदर काम आएगी। कौन सी? कि समांतर क्रम में वोल्टेज और करंट किस प्रकार से होते हैं, श्रेणी क्रम में वोल्टेज और करंट किस प्रकार से होते हैं। अगर वो बात होता है तो वही इसमें न्यूमेरिकल में भी वही काम आएगी कि अपने को पता होना चाहिए करंट समान है तो पहले करंट निकाल लो, परिणामी मान निकाल लो, फिर क्या करो? सभी के अलग अलग क्या निकाल लो?
वोल्टेज निकालो सभी पे, पहले पे वोल्टेज निकालो, दूसरे पे, तीसरे पे, लेकिन पता है मैं अलग अलग होगा तभी हम निकालेंगे। दूसरा बात समांतर क्रम है तो समांतर क्रम में वोल्टता समान होती है तो वोल्टता एक ही बार आ जाएगी। करंट अलग अलग होता है तो करंट के लिए अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले तो सिंपल सी बात पूछ रखी है। पहली बात तो ये कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम 3 प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध याद करो। तो श्रेणी क्रम के लिए यहाँ 3 मान दे रखे हैं। R1 का मान 1 ओम दे रखा है, R2 का मान 2 ओम दे रखा है, R3 का मान 3 ओम दे रखा है। श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम के लिए परिणामी मान जो होता है वो तीनों के योग के बराबर होता है। R1 प्लस R2 प्लस R3, R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 6 ओम आ गया। अब इसमें क्या जोड़ दिया 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक की सिरों पर विभवांतर ज्ञात करो। अब ये तो परिणामी मान आ गया, परिणामी वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए V बराबर I है तो पहले I निकालना पड़ेगा। I पता होना चाहिए श्रेणी क्रम में I का मान परिवर्तित नहीं होता, समीकरण समान रहता है। तो एक बार निकाल लो। कैसे निकालोगे हमेशा परिणामी प्रतिरोध से निकालोगे। तो परिणामी प्रतिरोध से निकालते हैं तो V बराबर I आएगा से I इक्वल टू क्या आएगा V अपॉन R। तो V का मान कितना 12, R का मान कितना है 6 तो कितना आ गया करंट 2 एम्पीयर। इसका मतलब सभी में करंट कितना जाएगा 2 एम्पीयर जाएगा। अब पहले वाले प्रतिरोध पर R1 के सिरों पर विभवांतर की अगर बात करें तो V1 मान लें, V1 इज इक्वल टू क्या है I R1, ठीक है। तो I कॉमन रहेगा सभी में इसलिए I में 1 2 नहीं लगाना है। R1 R2 R3 अलग अलग दे रखे हैं, तीनों में विभवांतर कुछ भी हो सकता है इसलिए उसको V1 मान लिया। करंट सेम जाएगा इसलिए ध्यान रखना समांतर क्रम में करंट चेंज होगा वोल्टेज सेम रहेगा। मान रखते इसमें V1 बराबर I1, I का मान रखिए 2, R का मान कितना है 1 तो कितना आ गया 2 वोल्ट। मात्र ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है फिर R2 की सिरों पर विभवांतर देखें तो V2 बराबर क्या आएगा I R2 तो V2 बराबर I का मान कितना है 2, R2 का मान कितना है 2 तो कितना हो गया 4 वोल्ट। इसी तरह R3 के सिरों पर विभवांतर मान लेते हैं V3 है तो क्या देगा I इंटू R3, I का मान 2 एम्पीयर है और R का मान कितना है 3 है तो कितना हो गया 6 वोल्ट। ऐसे में आप चेक कर सकते हो कि श्रेणी क्रम में क्या होता है। श्रेणी क्रम में हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं ऐसा जब इसका डेरिवेशन करते हैं तो कि बैटरी से जोड़ दिया, कुंजी से जोड़ दिया और ये R1 R2 और R3 सबके सिरे अलग अलग हैं तो यहाँ पर विभवांतर भी सबका क्या होता है अलग अलग होता है। तो कुल विभवांतर क्या होता है सभी के योग के बराबर होता है और उसी से तो हम ये रिजल्ट प्राप्त करते हैं कि IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 I कॉमन आ गया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लेकर रिजल्ट बना लेते हैं। तो इससे क्या सबसे बड़ा फायदा क्या है अगर हम ये इसी बात बताए तो ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं हुई है क्योंकि कुल विभवांतर क्या होगा सभी के विभवांतर के योग के बराबर। अब कुल विभवांतर कितना है जितनी बैटरी जोड़ी गई है, बैटरी कितनी जोड़ी गई है 12 वोल्ट की इसलिए कुल विभवांतर है 12 वोल्ट। इसका मतलब हमने जो अलग अलग निकाले हैं उनका टोटल भी कितना आना चाहिए 12 वोल्ट आना चाहिए। तो जोड़ के देख लें ये 2 वोल्ट और 4 वोल्ट और 6 वोल्ट 4 और 4 10 10 और 2 12। इसका मतलब जो हमने वोल्टेज निकाले हैं वो सही है, वो टोटल वोल्टेज के इक्वल प्राप्त हो रहे हैं और इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल जो कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स और भी दे रखे हैं सिलेबस में और रिफ्रेशर वगैरह जैसे हम हर बार जिक्र करते हैं न्यूमेरिकल्स का तो ऐसा भंडार है कितने भी कर लें। तो जितने हमें आवश्यक है बोर्ड परीक्षा की बात कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है लगभग हम सारे कर लेते हैं। आप उनकी प्रैक्टिस पहले जरूर कर लें, फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी जो आप बुक से पढ़े कैसे पढ़े उनसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज की क्लास के साथ ही चैप्टर नंबर 5 जो है अपना विद्युत धारा वो इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट हो गए। यूट्यूब पर जब आप देखना चाहो तो कंप्लीट अगर सभी पूरी वीडियो एक साथ ही चाहिए या तो 1 बाय 1 देख लें तो वरना आप चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको इलेक्ट्रिक करंट नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो एक साथ ही आ जाएगी। तो अगर कोई मान लो किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है 3 घंटे लगातार बैठ कर पढ़ना चाहे वो 4 घंटे तो आप उसके प्लेलिस्ट को चला लो
उसमें फर्स्ट क्लास की जो पार्ट फर्स्ट से वीडियो है वो ऑटोमेटिक सारी चल जाएगी। जो भी आपको देखनी है, जो नहीं देखनी है, जैसे भी आप देखें वैसे आप उसको देखकर समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। नोट्स की किसी को दिक्कत हो तो नोट्स के लिए मैंने इसमें 2-3 वीडियो से डाल रहा हूँ एक नंबर, जो इस फोटोकॉपी वहां से आप मंगवा सकते हो, बाय पोस्ट आपको भेज दी जाएगी उसमें फोटोकॉपी, और जो पोस्ट का जो खर्चा है वो आपको उनको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, तो वो आपके घर पर जो नोट्स है वो अवेलेबल करवा देंगे। बाकी कल की क्लास में हम आगे के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर संख्या 5 में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। वरना अगर कोई मान लो फेसबुक के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो नहीं अगर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कंटेंट पहुंचना चाहिए। सब्सक्राइब में ये फायदा रहता है कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी अपलोड होगी। तो बाकी बातें जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक धन्यवाद।